हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन। हम पढ़ रहे थे क्लास 8 फिजिक्स। आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 4, जिसका टाइटल है सम नेचुरल फिनोमेना। इस चैप्टर में हम अपने आसपास में होने वाले कुछ नेचुरल इवेंट्स के बारे में पढ़ेंगे, जैसे कि लाइटनिंग, अर्थक्वेक कैसे होते हैं, ये क्या इनके पीछे साइंस है। तो ये सब आज के चैप्टर में हम देखेंगे। तो आइए क्लास स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले चैप्टर का इंट्रोडक्शन। वी कैन से नेचर इज द पावर which governs so many activities in our atmosphere and also on our earth surface। नेचर ही है जो कि बहुत सारी एक्टिविटी को एक्चुअल में ऑपरेट करता है, इसलिए आप इसको बोल सकते हैं कि ये नेचर के पावर ही है जिसके वजह से ये सारी चीज़ें होती है। अर्थ का सरफेस पे क्या होता है, एटमॉस्फेयर में क्या हो रहा है, ये सारी चीज़ें। देर आर लार्ज नंबर ऑफ एक्टिविटीज़ बीइंग कंट्रोल्ड बाय नेचर एंड वी एज ए ह्यूमन बीइंग डोंट हैव मच कंट्रोल ओवर देम, बट अप टू सम एक्सटेंट वी कैन प्रिडिक्ट देम। मतलब हमारा इसमें कोई, ह्यूमंस का इसमें कोई रोल नहीं हो सकता। हम इसको सिर्फ प्रिडिक्ट कर सकते हैं। मतलब हाँ, अगर हमने इसके पीछे की साइंस समझ ली कि हाँ ऐसे होने से ये हो रहा है, तो हम इसको प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि हाँ अब ये होने वाला है इस तरह से। ठीक है, कंट्रोल नहीं कर सकते इसको। जैसे स्टॉर्म, साइक्लोन्स, अर्थक्वेक्स, लाइटनिंग, रेनफॉल, स्नोफॉल आर एग्जाम्पल्स ऑफ द नेचुरल एक्टिविटीज़। ये सारी चीज़ें होती है, तो इसमें ह्यूमंस का कोई कंट्रोल नहीं होता है, ये नेचुरल फिनोमेना है। ठीक है, इन आवर परस्पेक्टिव some of them are useful and some of them are destructive in nature, but all of them are happening and governed by the nature to create a balance on earth। In this chapter we will go through two very important occurrences of nature। कौन कौन से हैं? एक तो लाइटनिंग कैसे होती है और एक अर्थक्वेक क्यों आते हैं। ये दोनों चीज़ें अपन इस चैप्टर में देखेंगे। वी हैव लर्न अबाउट विंड्स, स्टॉर्म्स एंड साइक्लोन्स इन क्लास 7th। बताया था मैंने आपको फिजिक्स में, सॉरी जियोग्राफी में, क्लास 7th में। You know that such phenomena are highly destructive and cause a lot of damage to property and suffering to human and animal life। इनसे सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, नुकसान होता है। साइक्लोन से, स्टॉर्म से, विंड से। एक्चुअल में साइक्लोन से तो कई बार जैसे अपने यहाँ पे मानसून भी आता है तो थोड़ा बहुत बेनिफिट भी होता है, लेकिन हाँ मैक्सिमम जो है साइक्लोन से और विंड से, स्टॉर्म से एक्चुअल में डैमेज ही आपको देखने को मिलता है। इन दिस चैप्टर वी शैल स्टडी टू मोर destructive phenomena like lightning and earthquake। We shall also consider ways to reduce or minimize their destructive effect। मतलब हम इसमें ये भी देखेंगे कि कैसे उनके जो एक्चुअल में जो डिस्ट्रक्टिव जो इफेक्ट है उनको हम कैसे कम कर सकते हैं, कैसे उनके जो उनकी वजह से जो होने वाले लॉसेस हैं उनको कैसे कम कर सकते हैं। टू स्टार्ट विथ वी शैल कंसिडर लाइटनिंग, which is a kind of use electric discharge passing between the two clouds or a cloud and the earth। However, before discussing how lightning is caused, let us learn something about electric charges। मतलब सबसे पहले हम इसमें देखेंगे लाइटनिंग। और लाइटनिंग में क्या होता है कि एक्चुअल में कुछ चार्ज पार्टिकल्स होते हैं, तो उसमें कुछ एक्चुअल में ये जो इलेक्ट्रिक चार्ज होता है, इसी की वजह से आपको लाइटनिंग देखने को मिलती है और वो साउंड जो होता है लाइटनिंग का वो आपको सुनाई देता है। लाइटनिंग क्यों होती है, कौन कौन से चार्ज होते हैं उसमें, उसको देखने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है। मतलब इलेक्ट्रिक चार्ज का पता होगा तभी आपको पता लगेगा कि नेगेटिव चार्ज कौन सा है, पॉजिटिव चार्ज कौन सा है, जिसकी वजह से दो क्लाउड पास में आते हैं, फिर उसमें लाइटनिंग होती है, फिर क्लाउड और अर्थ के बीच में लाइटनिंग कैसे होती है। तो ये देखने के पहले आपको इलेक्ट्रिक चार्ज का पता होना चाहिए, जो हम अभी देखेंगे। ठीक है, देखो, वाटर, इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी क्या है? जो अपने घर में जो आप इलेक्ट्रिसिटी से इतने अप्लायंसेज जो चलते हुए देखते हो, फैन है, टीवी है, लैपटॉप है, ये सारे क्यों चलते हैं? मतलब क्या रीज़न है कि एक वायर में ऐसा क्या चीज़ आता है, कोई मैजिक आता है जिसकी वजह से ये सारी चीज़ें चलती है। और अपन बोलते हैं कि लाइट चली गई, मतलब कि क्या होता है उसमें कि जो चला जाता है। वायर तो वैसे कि वैसे ही है, तो उसमें वो दिखती क्यों नहीं है वो इलेक्ट्रिसिटी? या फिर उसमें ऐसा क्या प्रॉपर्टी होती है कि जो एक पर्टिकुलर लिमिट में ही काम करती है, या फिर उसको कंट्रोल आप कर सकते हैं। तो इसको देखते हैं। ना हम देखो रीड करेंगे। बेटे, आपके रीड करने का जब टाइम आएगा मैं आपको बता दूंगा। अभी के इसमें थोड़े समझाने की बातें हैं, तो जब आपके रीड करने का टाइम आएगा मैं बोल दूंगा आपको। ठीक है देखो, इलेक्ट्रिसिटी इज वन ऑफ द मोस्ट कन्वीनियंट फॉर्म ऑफ द एनर्जी अवेलेबल टू अस।
इलेक्ट्रिसिटी आपको पता है कि एक एनर्जी है जिसकी वजह से हम अलग अलग चीज़ें कर सकते हैं। इलेक्ट्रिसिटी से इतनी सारी मशीनें चलती हैं। एनर्जी क्या होता है? एनर्जी वही तो होता है, मतलब कि एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। तो इलेक्ट्रिक जो एनर्जी है वो कन्वर्ट हो जाती है एक्चुअल में फिजिकल फॉर्म में। तो ये जो है अलग अलग तरह से काम आती है एज ए एनर्जी। Can you imagine life without fans, radio, tape recorders, refrigerators, computers, television and electric lamps? मैंने आपको बताया कि इनके बिना अभी तो ह्यूमंस का कोई मतलब कि आप बोल सकते हैं कि लाइफ एग्जिस्ट ही नहीं करेगी, क्योंकि डिपेंडेंसी इतनी ज़्यादा हो गई है इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर। जब कभी लाइट जाती है तो आपको खुद को फील होता है कि अरे अब क्या करें, मतलब सारे काम ठप हो जाते हैं एक बार के लिए। It would be very difficult to live for even a day without some of these benefits of electricity. Electricity is brought to our houses, factories, and other places with the help of wires from electric power plants. Electric current is actually nothing but electric charges in motion. देखो, जो अपने घर में जो इलेक्ट्रिसिटी आ रही है वो जहाँ पे जनरेट हो रही है उसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक प्लांट्स, जहाँ से वो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। वायर के थ्रू आपके घर तक वो पहुँचती है। वायर में वो इलेक्ट्रिक चार्ज जो है वो ट्रेवल करता है। और ये इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है एक्चुअल में? ये इलेक्ट्रिक चार्ज जो है ये मोशन का होता है, मतलब इसमें वायर कहीं एक जगह से दूसरी जगह पे नहीं जाता है, बल्कि वो जो इलेक्ट्रिक चार्ज है वो एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रेवल करता है। जैसे आपने लास्ट चैप्टर में आपने देखा था कि साउंड जो है वो एक वेव शेप में ट्रेवल करता है। उसमें क्या होता है कि वो जो जिस मीडियम में ट्रेवल कर रहा है वो मीडियम के पार्टिकल जो है वो तो वहीं पे रहते हैं, लेकिन वो जो साउंड का जो एनर्जी है वो पास होती है। ऐसे ही इलेक्ट्रिक जो एनर्जी है वो पास होती है, ना कि वो वायर जो है वो वहाँ पे एक्चुअल में मीडियम का काम करता है, उसको ट्रेवल करवाने का काम करता है ओनली। ठीक है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक चार्ज जो है ये मोशन में होता है, वायर के थ्रू आपके घर तक पहुँचता है। इन दिस आर्टिकल वी शैल स्टडी सम प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस एट रेस्ट विच आर नॉन एज स्टैटिक इलेक्ट्रिक चार्जेस। देखो, इलेक्ट्रिक चार्जेस जो आपके घर तक पहुंचता है वो तो मोशन में होता है, मतलब पावर हाउस से आपके घर तक पहुंचा। लेकिन इस चैप्टर में हम कुछ ऐसे इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टीज देखेंगे जो कि स्टैटिक फॉर्म में रहता है, मतलब कि एक जगह पे रहता है। तो उसको बोलते हैं एक्चुअल में स्टैटिक इलेक्ट्रिक चार्जेस, मतलब वो कहीं ट्रेवल नहीं करेगा, वो जिस फॉर्म में जहाँ पे वो डेवलप हुआ है वो वहीं पे रहेगा। ठीक है। एम्बर, एम्बर क्या होता है कि पुराने ज़माने में, मतलब पुराना ज़माना इतना ज़्यादा भी नहीं, लगभग आप मानो तो लगभग 600 या फिर 700 ईयर्स पहले एम्बर नाम से एक क्या है कि एक फोसिल गम होता है। ठीक है, तो उसको येलो कलर का होता है ये, और उसको एक एंशियंट ग्रीक फिलोसोफर थे जिनका नाम था थैल्स। तो इन्होंने क्या किया कि उस एम्बर को वुल से रब किया। एम्बर एक सब्सटेंस है, गम टाइप सब्सटेंस है, उसको वुल से रब किया। और वुल से रब करने से हुआ क्या कि वो जो एम्बर है उसमें एक ऐसा मैजिक क्रिएट हो गया कि उस एम्बर को जब आप किसी मतलब ड्राई पेपर के पास लेके जाओ, या ड्राई स्ट्रॉ के पास लेके जाओ, या ड्राई पीसेज ऑफ लीव्स के पास लेके जाओ, तो उनको अट्रैक्ट करने लगा। वो एम्बर जो था वो गम टाइप जो एक स्ट्रक्चर था, सॉरी गम एक प्रॉपर्टी थी उसकी, फोसिल एक था। तो उसकी वजह से क्या हुआ कि उसमें इलेक्ट्रिक चार्ज जो है वो डेवलप हो गए। तो उस वक्त तो ये एक्चुअल में साइंस थी नहीं कि ये बता सके कि ये ऐसा क्यों हुआ, लेकिन ये मैजिक उनको देखने को मिला। फिलोसोफर का नाम था थैल्स। लेकिन बाद में हुआ क्या, 17th जो सेंचुरी थी उसमें साइंस का डेवलपमेंट हो रहा था। अलग अलग जो साइंटिस्ट थे वो अलग अलग एक्सपेरिमेंट कर रहे थे और अपने अपने जो थ्योरी जो थी उनको प्रूव कर रहे थे। तो उस वक्त एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था डॉक्टर गिलबर्ट, और इन्होंने ये एक्सपेरिमेंट फिर से दोहराया। थेल्स वाला जो एक्सपेरिमेंट था ना उसको फिर से रिक्रिएट किया, और उन्होंने देखा कि ये जो है ये ना सिर्फ एम्बर और वुल में ऐसा होता है, बल्कि कुछ और सब्सटेंस भी है जिनमें ये देखने को मिलता है। जैसे कि एबोनाइट रोड और केट के जो हेयर जो स्किन होती है उससे रब करने पे उनमें भी ऐसा देखने को मिला। ग्लास रोड और सिल्क उसको रब करने से भी ऐसा देखने को मिला। सीलिंग वैक्स और वुल को रब करने से भी ऐसा देखने को मिला। तो उन्होंने ऐसा एक्चुअल में एक ये जो सिमिलर जो प्रॉपर्टी जो थी वो उन्होंने देखा कि इन दो सब्सटेंस को रब करने से ऐसा कुछ उनको एक्चुअल में सेम चीज़ देखने को मिल रही है। तो उन्होंने
इस कंक्लूजन पे वो पहुंचे कि शायद कुछ ना कुछ इसके पीछे कुछ ना कुछ लॉजिक है, जिसकी वजह से इनमें इस तरह से अट्रैक्शन जो है वो डेवलप हो रहा है। तो उन्होंने फिर बाद में इसको डिफाइन किया कैसे, द सब्सटेंस विच रिक्वायर दिस स्ट्रेंज प्रॉपर्टी ऑफ अट्रैक्शन वर सेड टू बी चार्ज विथ इलेक्ट्रिसिटी और इलेक्ट्रीफाइड। तो ग्रीक जो वर्ड है इलेक्ट्रॉन, वहां से ये आया है क्या, इलेक्ट्रीफाइड। जैसे एम्बर जो था ना जिससे ये एक्सपेरिमेंट किया गया था, उसको ग्रीक लैंग्वेज में बोलते हैं इलेक्ट्रॉन। तो वहां से एम्बर से इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रिसिटी, ये जो वर्ड है ये वहां से ऐसे ड्राइव किया गया। और ये जो प्रॉपर्टी थी इसको क्या बोलते हैं, चार्ज विथ इलेक्ट्रिसिटी या फिर इलेक्ट्रीफाइड। ठीक है। तो यहाँ पे जो फेनोमेना जो था उसका एक्चुअल में क्या क्लासिफिकेशन है या फिर क्या डेफिनेशन है उसको देखो। द फेनोमेना ड्यू टू विच ए सुटेबल कॉम्बिनेशन ऑफ बॉडीज ऑन रबिंग गेट इलेक्ट्रीफाइड इज कॉल्ड चार्जिंग और इलेक्ट्रिफिकेशन। तो ये है डेफिनेशन, इलेक्ट्रिफिकेशन या फिर चार्जिंग की डेफिनेशन। जब दो ऐसे सब्सटेंस उनमें इस तरह की प्रॉपर्टी हो कि उनको रब करने से, वेट ए मिनट, तो दो ऐसे सब्सटेंस जिनको रब करने से उनमें इस तरह की एक प्रॉपर्टी डेवलप होना जिससे कि वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करें या फिर किसी और बॉडी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करें, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रिफिकेशन या फिर चार्जिंग। ओके। तो इसको हम यस सर। चेक करने के लिए कुछ एक्टिविटी परफॉर्म करेंगे जो आपने कई बार देखा होगा। प्रैक्टिकल से हम इसको देखते हैं। सबसे पहले देखो एक्टिविटी नंबर फर्स्ट, इसमें जो एक्चुअली जो प्रॉपर्टी है वो क्या है, आपने बलून देखा है। बलून को कभी आपके घर में बर्थडे पार्टी होती है तो आप क्या करते हो, बलून को ब्लॉक करते हो, फुलाते हो उसको, और उसको फिर बाद में अपने हेयर से रब करते हो, वो इलेक्ट्रीफाइड हो जाता है। उसको फिर दीवार के जब आप टच करते हो दीवार से ऑटोमेटिकली चिपक जाता है। तो इसमें जो बताया गया है, मतलब इस प्रैक्टिकल में जो अपने को समझ में आ रहा है वो क्या है कि इलेक्ट्रीफाइड चार्ज जो बॉडी है वो एक्चुअल में अट्रैक्ट करती है अनचार्ज बॉडी को भी। मतलब कि अनचार्ज बॉडी जो कि दीवार है उसको नहीं रब किया हमने, हमने सिर्फ और सिर्फ बलून को रब किया, तो एक अनचार्ज जो बॉडी है वो भी एक चार्ज बॉडी को अट्रैक्ट कर सकती है। ठीक है, यहां से अपने को ये देखने को मिलेगा। तो ये जो है आप परफॉर्म करके देखना। इसमें यही होता है, मटेरियल क्या होगा इसमें, एक तो इन्फ्लेटेड बलून चाहिए आपको, और या तो आप वुलन का जो आपने स्वेटर वगैरह पहना है उससे रब कर सकते हो, या आप हेयर से भी उसको रब कर सकते हो। तो ऐसा आपको देखने को मिलेगा कि वो जो वुलन है वो दीवार के ऐसे अटैच हो जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पे ये एक्टिविटी है, घर पे परफॉर्म करना। रिजल्ट जो है वो मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट एक्टिविटी, ये भी आपने किया होगा कई बार। स्केल जो होता है प्लास्टिक का होता है। अंजनी बोलो। सर ये जो बलून वाला इसमें वही आता है ना, वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स वाला, हाँ, वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स वही है बेटा। स्केल वाला। हाँ, एक्चुअली वो एनर्जी तो है जो एज ए फोर्स काम कर रही होती है उसमें। चलो नेक्स्ट देखो, ये जो प्लास्टिक स्केल वाला, ये तो आपने कई बार स्कूल में भी देखा होगा। स्केल होता है प्लास्टिक का, इसको अपने हेड से रब करना, और छोटे छोटे जो पेपर के जो पीसेज होते हैं, बिल्कुल छोटे छोटे पीस, उसके पास लेके जाओगे तो वो जो है डांस करने लगेंगे वो पेपर के पीस। क्यों? क्योंकि ये जो स्केल है ये इलेक्ट्रीफाइड हो जाता है जब आप इसको अपने हेयर से रब कर सकते हो। तो इसमें हमको क्या देखने को मिलेगा, इसमें हमको देखने को मिलेगा कि चार्ज बॉडी अट्रैक्ट्स टीनी बिट्स ऑफ पेपर टुवर्ड्स इटसेल्फ, मतलब वो उन पेपर्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी। ये अपने को इस प्रैक्टिकल में अपने को देखने को मिलेगा। ये भी आपको घर पे परफॉर्म करना है। ठीक है। ओके, यहाँ पे देखो कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है। द इलेक्ट्रिक चार्जेस मेक द स्पार्क्स फ्लाई ऑफ आवर बॉडी व्हेन वी टेक ऑफ आवर क्लॉथ्स इन डार्कनेस। कभी आपने देखा होगा कि अभी जैसे सर्दियां चल रही है तो सर्दियों में आपने देखा होगा कई बार जब आप स्वेटर को निकालते हो अंधेरे में, जब आप स्वेटर को निकालते हो आपको लगता है कि स्वेटर में से कुछ चिंगारियां निकलती हुई दिखती है आपको, जब आप उसको पहने हुए हो और आप उसको निकाल रहे हो। तो उसमें क्या होता है कि आपके बॉडी से और वो जो आपने जो वुलन का जो कपड़ा पहना है उसके रब होने से उसमें इलेक्ट्रिक चार्ज उसमें एक्चुअल में स्टोर हो जाता है, या फिर वो इलेक्ट्रीफाइड वो हो जाता है। इसी वजह से वो आपको स्पार्क जो है वो कई बार देखने को मिलता है। कई बार आपने देखा होगा कि वुलन की जो ब्लैंकेट होती है, अगर आप उसमें से बाहर निकलते हो या एकदम से उसमें जाते हो
तो उसमें क्या होता है कि अंदर ही अंदर कभी देखना, लाइट बंद करके उसके अंदर ऐसे हाथ को घुमाना, ऐसे रब करना हाथ को ज़बरदस्ती, वो क्या करेगा, उसमें आपको फ्रिक्शन भी फील होगा, मतलब थोड़ा सा गर्म भी फील होगा, और वहाँ पे आपको कुछ स्पार्क्स देखने को मिलेंगे। मतलब आपको ऐसे लगेगा कि वहाँ पे एक्चुअल में जैसे लाइटनिंग होती है ना, वैसे आपको अपने हाथ के साथ में स्पार्क्स देखने को मिलेंगे, अगर वो ब्लैंकेट वुलन की है तो। ठीक है, तो ये परफॉर्म कर सकते हो आप। इसके पीछे भी लॉजिक यही है कि इसमें जो वुलन का जो मटेरियल होता है वो क्या होता है, वो एक्चुअल में इलेक्ट्रीफाइड वो हो जाता है। ठीक है, इसमें एक्चुअल में जो आपने जो कपड़ा देखा वो सिंथेटिक फाइबर का हो सकता है, जैसे कि लाइनॉन, नाइलॉन और टेरिलॉन, तो इनमें इस तरह की प्रॉपर्टी अक्सर देखने को मिलती है। When you comb your dry hair in darkness with a plastic comb, the electric sparks fly off from your hair. It is because the hair and comb get electrically charged on rubbing. तो ये जो है कॉम और हेयर से भी आपको देखने को मिलता है, जब आप अंधेरे में इस तरह के आप जब हेयर को बना रहे होते हो। नेक्स्ट देखो, इट इज सर द ये क्या क्यों मिलता है, दिन में क्यों मिलता है? सर ये अंधेरे में देखने को क्यों मिलता है, दिन में क्यों नहीं मिलता? नहीं, एक्चुअल में ये फिनोमेना होता तो दिन में भी है, लेकिन दिन में ऑलरेडी लाइटनिंग होती है, तो वो लाइटनिंग में वो जो लाइटनिंग जो दिखेगी ना वो छुप जाएगी, मतलब वाइट में वाइट छुप जाता है ना, इस वजह से। इट इज द इलेक्ट्रिक चार्ज विच मेक्स द cups and collars with your shirt very dirt. It is because the collar and cups get charged with friction and hence they attract dirt particles from the air. आपने देखा होगा कि आपकी ये जो यहाँ से जो कॉलर होती है ये ही क्यों गंदी होती है, या फिर आपके जो कप्स होते हैं वो ही क्यों गंदे होते हैं। कई बार देखा होगा आपने स्कूल यूनिफॉर्म में या फिर यस सर। अपने जो घर पे आप जो कपड़े पहनते हो उसमें जो कॉलर्स होती है वो ही अक्सर क्यों गंदी होती है। पूरा कपड़ा इतना गंदा नहीं होता जितने कॉलर और वो जो कप्स होते हैं ना हाथ पे जो कलाई होती है वो क्यों गंदे होते हैं। क्यों, क्योंकि देखो जब कप्स होती है वो गर्दन के आप जैसे आप मूवमेंट करते हो तो गर्दन से वो रब होती रहती है, और रब होने से क्या होता है उसमें इलेक्ट्रीफाइड वो एक्चुअल में जो पार्टिकल्स हैं वहाँ के वो इलेक्ट्रीफाइड हो जाते हैं। इलेक्ट्रीफाइड होंगे तो वो क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे दूसरे पार्टिकल्स को। वहाँ पे कौन से पार्टिकल्स होंगे, एयर में कौन से पार्टिकल्स हैं, डस्ट पार्टिकल्स हैं। डस्ट पार्टिकल्स को वो अट्रैक्ट करेंगे तो डस्ट पार्टिकल वहाँ पे जाके चिपक जाएंगे, और ये ही फिर बाद में जिसको आप बोलते हो कि मेल की शेप में वो कपड़े के ऊपर डार्कनेस वो बन जाती है। ठीक है, तो ये होता है किसकी वजह से, इलेक्ट्रिफिकेशन की वजह से। नेक्स्ट देखो, टू काइंड्स ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस। अभी हमने सिर्फ ये देखा है कि इलेक्ट्रिफिकेशन होता है, अब इलेक्ट्रिफिकेशन में क्या ऐसा हो रहा है कि जिससे वो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं उसके बारे में देखते हैं। Having found that a number of bodies can be charged by rubbing with a suitable material, Dr. Gilbert and Colum set out to find the nature of electric charge on the bodies. They took a glass rod and silk as one combination and cat's skin and ebonite rod as another combination. तो उन्होंने दो एक्सपेरिमेंट किए। कौन कौन से एक्सपेरिमेंट, एक तो था उसमें ग्लास रोड और सिल्क, ग्लास रोड था एक तो, और एक सिल्क का टुकड़ा जिसको उन्होंने रब किया और उसमें उन्होंने इस प्रॉपर्टी को चेक किया। एक था उसमें जो एबोनेट एक रोड होती है, मतलब एबोनेट मटेरियल से बनी हुई एक रोड होती है उसको, और कैट के जो हेयर होते हैं उसको उन्होंने रब किया, तो वहाँ पे उन्होंने को जो रिजल्ट मिले उनको दोनों को उन्होंने कंपेयर किया, फिर क्या उनको मिला उसको देखते हैं। सबसे पहले जो एक्टिविटी जो है उसको देखो। मैं आपको बोल रहा हूँ कि उन्होंने कैट और एबोनेट रोड को एक्चुअल में लिया, तो ये जो है ये रोड इस तरह की ये रोड है, ये है चार्ज एबोनेट रोड, और ये भी चार्ज एबोनेट रोड, ये स्किन थ्रेड है, ये सिल्क थ्रेड है, मतलब जो जो मतलब कि वो है क्या बोलते हैं इनको, सिल्क से बने हुए फाइबर होते हैं उनको बोलते हैं। सिल्क से बने हुए कोई कपड़ा होगा उसके ऊपर उन्होंने इसको रब किया। ठीक है, और दोनों को उन्होंने देखा इस तरह से, और दोनों के रिजल्ट उन्होंने देखे। और यहाँ पे देखो ये चार्ज ग्लास रोड है, और ये सिल्क थ्रेड से उन्होंने वापस से इसको रिपीट किया। यहाँ पे उन्होंने क्या किया,
एक चार्ज एबोनेट रोड है और चार्ज एक ग्लास रोड है। तो ये भी क्या, सिल्क से इन्होंने इसको रब किया और फिर देखा कि क्या हो रहा है इसमें। ऑब्जर्वेशन देखो, सबसे पहले जो एक्टिविटी नंबर थर्ड जो थी उसका ऑब्जर्वेशन क्या निकला, जब उन्होंने एक चार्ज एबोनेट रोड को एक सिल्क थ्रेड से उन्होंने रब किया तो क्या हुआ। इट इज ऑब्जर्व दैट द सस्पेंडेड एबोनेट रोड इज रिपील एज शोन इन फिगर। रिपील का मतलब होता है कि एक चार्ज एबोनेट रोड और एक दूसरी रोड जो कि उन्होंने सिल्क यान से उन्होंने उसको रब किया, ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करने के बजाय एक दूसरे को दूर फेंक रही थी, मतलब ये इसको दूर कर रही थी। ठीक है, पहले प्रैक्टिकल का जो कंक्लूजन ये निकला। नेक्स्ट देखो क्यों हो रहा है, इसके पीछे बताएंगे भी। नेक्स्ट जो एक्सपेरिमेंट था उसमें क्या था, ग्लास रोड था, एक चार्ज ग्लास रोड, और उसको उन्होंने एक चार्ज ग्लास रोड जो था उसको सिल्क यान से उन्होंने रब किया। तो उसके बाद में उनको जो एक यहाँ पे रिजल्ट देखने को मिला वो क्या था, ये जो दोनों जो है अपने एक दूसरे को रिपील कर रही थी, मतलब एक दूसरे को दूर दूर ये फेंक रही थी। ग्लास रोड भी एक दूसरे को दूर दूर फेंक रही थी और एबोनेट रोड भी एक दूसरे को दूर दूर फेंक रही थी। लेकिन तीसरे जो एक्सपेरिमेंट उन्होंने किया उसमें क्या किया, चार्ज एबोनेट रोड और चार्ज ग्लास रोड, उन दोनों को जब उन्होंने रब किया तो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रही थी। तो ये अट्रैक्शन क्यों हुआ, पहले दो एग्जाम्पल जो बताए उसमें वो एक दूसरे को रिपील कर रही थी, दूसरे दूर दूर फेंक रही थी, लेकिन यहाँ पे जो है ये एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रही है। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं थर्ड 6 नंबर एक्टिविटी, इसमें क्या है, चार्जिंग बाय रबिंग। तो इसको देखो, टेक ए प्लास्टिक पेन और प्लास्टिक रूलर एंड रब इट ऑन द स्लीव ऑफ योर वुलन कोट और जर्सी, ब्रिंग इट नियर स्मॉल बिट्स ऑफ पेपर, व्हाट डू यू ऑब्जर्व। क्या देखोगे आप कि ये जो है ये जो पेपर को है ये अट्रैक्ट करेगा ये पेन। ठीक है, तो कंक्लूजन देखो, all these activities show that there is two type of charges, one is positive and other is negative. Some charges repel each other and opposite charges attracts each other। मतलब कि कुछ ऐसे चार्जेज होते हैं एक दूसरे को रिपील करते हैं, दूर दूर फेंकते हैं, और कुछ चार्जेस ऐसे होते हैं जो एक दूसरे को अपने पास पास अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, ये इस एक्टिविटी से अपने Yes, को sir. देखने को मिला। अब देखो जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस की मैंने बात बताई है उसको यहाँ पे एक्चुअल में अपन देखेंगे कि कैसे होता है पॉजिटिव, कैसे होता है नेगेटिव। डेवलपमेंट ऑफ चार्ज ऑन ए बॉडी, मतलब पॉजिटिव हो रहा है नेगेटिव हो रहा है, ये कौन डिसाइड कर रहा है, इसको देखते हैं। ए प्रोसेस ऑफ डेवलपिंग चार्ज ऑन ए बॉडी इज कॉल्ड इलेक्ट्रिफिकेशन। ये तो हम पहले देख चुके हैं कि इलेक्ट्रिफिकेशन होता है जिसमें चार्ज एक्चुअल में जो बॉडी है वो चार्ज हो जाती है, मतलब उसमें इलेक्ट्रिक एनर्जी उसमें स्टोर हो जाती है। देर इज मैनी वेज ऑफ डेवलपिंग चार्ज ऑन ए बॉडी। कैसे, चार्जिंग बाय रबिंग और चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। तो ये तो आपको पता है कि जब आप दो ऑब्जेक्ट को रब करते हो तो उसमें फ्रिक्शन होता है, फ्रिक्शन से भी उसमें इलेक्ट्रिफिकेशन होता है, मतलब रबिंग करने से उसमें इलेक्ट्रिफिकेशन हो रहा है। ये आपने पिछले चैप्टर में देखा है, फ्रिक्शन वाले चैप्टर में। तो इसको देखते हैं। यू ऑलरेडी नो दैट व्हेन ए प्लास्टिक कॉम इज रब विथ ड्राई हेयर इट रिक्वायर्स ए स्मॉल चार्ज ड्यू टू विच इट मे अट्रैक्ट पीस ऑफ पेपर और ए बलून आफ्टर रबिंग विद द हेयर may stick to the wall. These objects are called चार्ज्ड ऑब्जेक्ट्स। जो इस तरह से चार्ज होंगे उसको बोलेंगे क्या, चार्ज्ड ऑब्जेक्ट। क्यों हो रहा है ये चार्ज, क्योंकि एक दूसरे को रब करने से इसमें फ्रिक्शन हो रहा है, फ्रिक्शन की वजह से इसमें स्टैटिक जो इलेक्ट्रिफिकेशन जो है वो स्टोर हो रहा है, इसी वजह से ये इसमें आपको ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हुए देखे जाएंगे। बलून को चाहे आप हेयर से रब करो फिर उसको दीवार के अटैच कर दो, ये एग्जाम्पल आपने देखा है। नेक्स्ट देखो, चार्जिंग बाय कंडक्शन। अब ये क्या होता है, इफ ए चार्ज बॉडी इज ब्रोट इन कॉन्टेक्ट विथ ए न्यूट्रल बॉडी with the charges may be distributed uniformly on both bodies and hence the neutral body will also be called a charged body। कैसे, कंडक्शन का मतलब क्या होता है, देखो कंडक्शन का मतलब आप इसको इस तरह से समझो, एक चार्ज्ड बॉडी है
और एक न्यूट्रल बॉडी है। ये एक चार्ज्ड बॉडी है और ये एक न्यूट्रल बॉडी है। अगर आप इस न्यूट्रल बॉडी को इस चार्ज बॉडी के पास में अगर कुछ समय के लिए लेके आते हो तो थोड़े समय बाद में क्या होता है, ये चार्ज बॉडी के जो इलेक्ट्रॉन जो है, सॉरी जो इलेक्ट्रिक जो चार्ज है इसमें, ये जो है इस न्यूट्रल बॉडी को भी चार्ज कर देता है। मतलब कि इससे ये पास हो गया कि इसमें न्यूट्रल बॉडी में, इसको बोलते हैं कंडक्शन। मतलब एक जगह से दूसरी जगह पे वो एनर्जी, जो इलेक्ट्रिक एनर्जी है वो ट्रांसफर हो रही है यहाँ पे, और इसी को बोलेंगे क्या, कंडक्शन। ठीक है। यस सर। नेक्स्ट देखो, चार्जिंग बाय इंडक्शन। अब इंडक्शन क्या होता है, व्हेन ए चार्ज्ड बॉडी इज ब्रॉट नियर टू ए न्यूट्रल बॉडी द सेम polarity change of a neutral body will go away from that end and accumulate on the other end, whereas the opposite polarity charge will come closer to that end and other body will behave like charged body। देखो कैसे इंडक्शन कैसे होता है, इंडक्शन को समझो। दो अलग अलग बॉडी है, जैसे ये एक चार्ज बॉडी है और एक ये न्यूट्रल बॉडी है। अब ये चार्ज बॉडी है तो इसमें क्या होगा, कुछ ना कुछ चार्ज पार्टिकल्स होंगे, या तो पॉजिटिव होंगे या फिर नेगेटिव होंगे। मानो कि इसमें कि पॉजिटिव चार्ज है। अब पॉजिटिव चार्ज है, जब आप इसको इसके पास में लेके आओगे तो ये न्यूट्रल है, फिलहाल ये न्यूट्रल है, तो इसके एक साइड में पॉजिटिव चार्ज जो है ये इसके एक साइड में ट्रांसफर होंगे इस तरह से। लेकिन जो इसके दूसरा एंड होगा वहां पे नेगेटिव चार्ज जो है वो एक्चुअल में एक्यूमुलेट हो जाएगा, इकट्ठा हो जाएगा। अब ये जो है, ये जो बॉडी, जो न्यूट्रल बॉडी थी, इसमें एक एंड पे पॉजिटिव चार्ज, एक एंड पे नेगेटिव चार्ज। अब ये इस तरफ तो क्या करेगा, इस तरफ तो ये इस, सॉरी ऐसे नहीं है, वापस से देखो इसको। ये दो बॉडी है, यहाँ पे है, ये है चार्ज बॉडी और ये है न्यूट्रल। चार्ज बॉडी में मान के चलो कि पॉजिटिव चार्ज है और ये आप इसको इसके पास लेके जाते हो, तो ये जो पॉजिटिव चार्ज है ये जब आप इसको पास में लेके जाओगे तो इसको अटैक करने के लिए यहाँ पे नेगेटिव चार्ज का इकट्ठा होना जरूरी है। पॉजिटिव और नेगेटिव एक दूसरे को अटैक करते हैं। दूसरे एंड पे इस पे क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज जो है वो इकट्ठा हो जाएगा। मतलब रिपल्सिव होता है ना, सेम जो पार्टिकल्स होते हैं, सेम जो इसमें आप बोल सकते हैं कि जो चार्ज पार्टिकल्स होते हैं वो क्या करते हैं, एक दूसरे को रिपल्स करते हैं, मतलब एक दूसरे को दूर दूर भेजते हैं। तो जब आप इसको पास लेके जाओगे तो ये पॉजिटिव ऑलरेडी है, ये इसका जो पॉजिटिव चार्ज है वो दूसरे एंड पे इकट्ठा होगा, ना कि इसके इस वाले एंड पे इकट्ठा होगा। तभी तो ये पास पास में रहेंगे, पास पास में रहेंगे तभी तो ये एक दूसरे को अटैक करेंगे। तो अटैक करने के लिए पॉजिटिव और नेगेटिव, लेकिन दूसरे साइड में क्या, पॉजिटिव। इसी वजह से क्या, अब ये जो है ये दूसरे बॉडी को अट्रैक्ट करने के लिए तैयार है। क्यों, क्योंकि इसमें देखो एक साइड में पॉजिटिव चार्ज इकट्ठा हो गया। अगर इसके साथ में आप कोई दूसरी बॉडी को लेके आओगे, ये भी हाफ हाफ डिवाइड हो जाएगा, एक साइड में पॉजिटिव एक साइड में नेगेटिव, इस तरह से। तो इस तरह से एक चार्ज जो है वो दूसरे चार्ज में ट्रांसफर नहीं हो रहा, लेकिन वो उस दूसरे चार्ज को अपने से दूर करके दूसरे एंड पे उसको इकट्ठा कर रहा है, मतलब एक एक्यूमुलेट होने के लिए उसको प्रेशर कर रहा है, और इसी को बोलते हैं इंडक्शन। नहीं आया समझ में? नो सर। देखो कैसे, ये एक ए बॉडी है जो चार्ज पार्टिकल्स की बॉडी है, यहाँ पे चार्ज पार्टिकल्स कौन सा है, प्लस। ये एक बी बॉडी है, ये न्यूट्रल है। न्यूट्रल होने का मतलब समझते हो ना, न्यूट्रल होने का मतलब है वो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों का एक्चुअल में बैलेंस उसमें है, पॉजिटिव भी है नेगेटिव भी है, वो दोनों का बैलेंस है उसमें। न्यूट्रल का मतलब ये होता है, ठीक है। ये जो है पॉजिटिवली चार्ज एक बॉडी है, इसको जब आप पास में लेके जाओगे इसके, तो जब कभी ऐसे एक न्यूट्रल और एक पॉजिटिव या फिर नेगेटिव बॉडी को पास में लेके जाओगे तो उसमें जो दोनों के पास में जो सरफेस है वहां पे एक्चुअल में एक दूसरे के अपोजिट पार्टिकल्स इकट्ठे होंगे। क्यों, क्योंकि वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, अपोजिट पार्टिकल्स ही एक दूसरे को इकट्ठे अट्रैक्ट करते हैं। ये ऑलरेडी पूरा का पूरा क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। अब इसका अपोजिट चार्ज कौन सा होगा, नेगेटिव चार्ज।
तो इसके पास में कौन सा चार्ज आएगा? नेगेटिव चार्ज आएगा। नेगेटिव चार्ज, इस बॉडी का नेगेटिव चार्ज इस एक साइड में इकट्ठा हो गया, आधे साइड में, तो पॉजिटिव चार्ज ऑटोमेटिकली दूसरे साइड में इकट्ठा हो गया। ये रहा, नहीं हुआ? एक साइड में पॉजिटिव चार्ज इकट्ठा हो गया, एक साइड में नेगेटिव चार्ज इकट्ठा हो गया। ये जो है इसको अट्रैक्ट कर रहा है। अगर आप इसके पास में कोई दूसरी बॉडी को लेके आओगे तो ये इसमें ये नेगेटिव चार्ज इस तरफ होगा और इसमें इस तरफ पॉजिटिव चार्ज होगा। ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। अपोजिट चार्ज जो है एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है। यहां पे मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं कि जो न्यूट्रल जो बॉडी है, जब आप उसको एक चार्ज बॉडी के पास में लेके जाते हो तो उसमें अपोजिट चार्ज जो है वो उसके साइड में इकट्ठा हो जाता है। सॉरी, हाँ, अपोजिट चार्ज तो उस दोनों की सरफेस के बीच में इकट्ठा हो जाएगा, लेकिन सेम चार्ज जो है उसके दूसरे एंड पे इकट्ठा हो जाएगा। और वो जो दूसरे एंड पे इकट्ठा हो रहा है ना, वो किसी तीसरी चीज को अट्रैक्ट करेगा। ये यहां पे समझाया गया है। इसको बोलते हैं चार्जिंग बाय इंडक्शन, मतलब कि अपने आप में ही उसमें जो पार्टिकल जो थे उनका डिवीजन हो गया। एक साइड में एक चार्ज हो गया और एक साइड में दूसरा चार्ज चला गया। इसी को बोलते हैं इंडक्शन। नहीं आया समझ में? आ गया सर। आ गया सर। चार्जिंग बाय आयोनाइजेशन, ये तो देखो आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा कि जब अलग अलग कंपाउंड को आप रिएक्शन कराते हैं तो वहां पे क्या पॉजिटिव नेगेटिव दो अलग अलग तरह के कंपाउंड होते हैं, पॉजिटिवली चार्ज और नेगेटिवली चार्ज। पॉजिटिवली चार्ज जो है वो नेगेटिवली चार्ज को अट्रैक्ट करता है और पॉजिटिवली चार्ज को रिपल्स करता है, मतलब एक दूसरे को दूर फेंकता है। तो ये आपने देखा होगा जब कभी आप केमिस्ट्री में इस तरह की आयोनाइजेशन की जो केमिकल की जो रिएक्शन होती है उसको आप देखते हो, तो यहाँ पे वही होता है कि जो अलग अलग जो चार्ज के जो कंपाउंड होते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं और यहाँ पे वो एक अलग से प्रोडक्ट बनाते हैं। ठीक है, ये आपको अजय सर अच्छे से समझा पाएंगे। नेक्स्ट देखो टाइप्स ऑफ चार्जेस। मैं कब से बोल रहा हूँ कि पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज, तो कितने तरह के चार्ज होते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव न्यूट्रल, क्या क्या चार्ज होते हैं वो देखते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ चार्जेस। कौन कौन से चार्जेस होते हैं? दो तरह के चार्ज होते हैं, एक होता है पॉजिटिव और एक होता है नेगेटिव। इन फैक्ट वेन एवर एनी वन ऑफ द पॉजेस is adapted to develop charge on a body, it is transferred to electron only. Electron is the smallest particle of negative nature, possesses a charge of minus 1.6 multiply 10 to power minus 19 coulomb, where coulomb is the unit of charge. देखो यहाँ पे आपको समझना होगा कि दो तरह के चार्ज होते हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। नेगेटिव चार्ज क्या होता है? एक कोई भी एक, मान के चलो कि कोई पार्टिकल है और उसमें जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो ही उसमें नेगेटिवली चार्ज एक्चुअल में एनर्जी होती है। कैसे? जो इलेक्ट्रॉन है, आपको ये तो पता है कि इलेक्ट्रॉन इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ नेगेटिव नेचर। जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उसमें नेगेटिव नेचर होता है उनका, मतलब कि नेगेटिव वो एक्चुअल में उसमें एनर्जी होती है, नेगेटिवली वो चार्ज पार्टिकल वो होता है एक इलेक्ट्रॉन। कितनी एनर्जी होती है उसमें? अगर उसकी एनर्जी की बात करें तो उसमें एनर्जी होती है -1.6 मल्टीप्लाई 10 टू पावर -19 कुलाम। कुलाम क्या है? यहाँ पे यूनिट है उस पर्टिकुलर चार्ज की। ठीक है, यहां तक समझ में आया? यस सर। ओके, नेक्स्ट देखो, it means when a body gains electrons it becomes negatively charged body, if it loses electrons it becomes positively charged body। कैसे? अगर कोई इस तरह से कोई मटेरियल है, मान के चलो उसमें अगर ये इलेक्ट्रॉन को अपने इलेक्ट्रॉन क्या है? नेगेटिवली चार्ज एक पार्टिकल है, इसको अगर डोनेट करेगा मतलब किसी को देगा तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा पॉजिटिव। और अगर ये किसी के पास से इलेक्ट्रॉन उधार लेगा, मतलब कि किसी से ये क्रेडिट करेगा किसी इलेक्ट्रॉन को, तो ये क्या हो जाएगा? ये नेगेटिव चार्ज ये बॉडी हो जाएगी। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो कि जब कभी कोई भी बॉडी इलेक्ट्रॉन को डोनेट करती है, डोनेट करने का मतलब वो पॉजिटिव है, उसके पास ज़्यादा है इसीलिए तो डोनेट कर रही है वो,
तो वो क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। और अगर वो किसी के पास से इलेक्ट्रॉन को बोरो कर रही है तो वो उसके ऊपर वो क्या आ जाएगा, एक्चुअल में डेब आ जाएगा उसके ऊपर, ऋण उसके ऊपर आ जाएगा। इसी वजह से वो क्या हो जाएगा, नेगेटिवली चार्ज वो बॉडी हो जाएगी। तो अपन बोल सकते हैं कि गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, बॉडी कॉल्ड नेगेटिव चार्ज बॉडी। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, नेगेटिव चार्ज बॉडी, मतलब उसने इलेक्ट्रॉन खरीदा है, लिया है किसी से, नेगेटिव चार्ज बॉडी हो गई। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब किसी को दिया है, बॉडी कॉल्ड पॉजिटिव चार्ज बॉडी। ठीक है, यहां तक समझ में आया? यस सर। Yes, sir. चलो नेक्स्ट देखते हैं। इफ वी टेक टू बॉडीज ऑफ सेम चार्ज, पॉजिटिव एंड नेगेटिव, they will repel each other, and if they are opposite in nature then they will attract each other। अगर पॉजिटिव पॉजिटिव को एक साथ लेके जाओगे, ये दोनों एक दूसरे को रिपील करेंगे, दूर दूर फेंकेंगे। नेगेटिव नेगेटिव को एक पास लेके जाओगे, ये दोनों एक दूसरे को दूर दूर फेंकेंगे। लेकिन पॉजिटिव और नेगेटिव ये दोनों दोस्त बन जाएंगे और एक साथ रहने लगेंगे। ठीक है, तो इस तरह से इसमें जो चार्ज पार्टिकल्स हैं वो बिहेव करते हैं। द इलेक्ट्रिकल चार्जेस जनरेटेड by any one of the method are static, they do not move by themselves। जो मैंने अभी बताया ना, पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे जो भी चीज़ मैंने बताई है, ये क्या होता है, एक दूसरे में मूव नहीं करता है, मतलब उस पर्टिकुलर बॉडी में वो स्टोर हो जाता है। ठीक है, जैसे इलेक्ट्रिसिटी एक जगह से दूसरी जगह पे मूव करवा सकते हैं ना, वैसे इसको मूव नहीं करवा सकते, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, स्टैटिक इलेक्ट्रिक एनर्जी। क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये उसमें एक्चुअल में स्टैटिकली स्टोर वो एनर्जी हो जाती है। नेक्स्ट देखो, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। द करंट इज ए सर्किट विच मेक्स ए बल्ब ग्लो और करंट दैट मेक्स ए वायर हॉट इज नथिंग बट मोशन ऑफ चार्जेस। तो जो आपने चार्जेस, जो मोशन में जो चार्ज होता है उसको जब आपने देखा होगा, मतलब कि जो घर में जो इलेक्ट्रिसिटी आती है उसको आपने देखा होगा, तो उसमें क्या होता है कि एक्चुअल में जो इलेक्ट्रिसिटी वायर के थ्रू बल्ब में जाती है, तो बल्ब में एक फिलामेंट होता है, उसके थ्रू वो वापस से उसी वायर में वापस से आती है, ये एक सर्किट को कंप्लीट करती है। जब ये इस तरह से सर्किट को कंप्लीट करती है तो वो जो बल्ब होता है वो जलने लगता है। अगर ये सर्किट कंप्लीट नहीं होगा, मतलब मेन और फेस, जो उसमें जो मेन फेस होता है और वो जो उसमें अर्थ होता है, जब तक वो नहीं कंप्लीट होगा तब तक वो बल्ब जो है वो जलेगा ही नहीं। और इसी तरह से जब कभी ऐसा सर्किट कंप्लीट होता है तो उसमें क्या होता है कि वो एनर्जी है वो एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसफर होती है, मूव होती है। और जब कभी भी कोई चीज़ मूव होगी तो उसमें फ्रिक्शन होगा, और फ्रिक्शन होगा तो उसमें क्या होगा, एक्चुअल में कुछ उसमें एनर्जी जो है वो एज ए हीट जो है वो रिलीज होगी। तो कभी आपने देखा होगा कि जब कभी बहुत ज़्यादा अगर कोई हैवी इक्विपमेंट अगर चल रहा होता है, उसके वायर के ऊपर कवर भी है, लेकिन फिर भी वो वायर जो है वो आपको गर्म फील होता है। कभी डायरेक्ट हाथ मत लगाना, लेकिन फिर भी वो हॉट आपको फील होगा। ठीक है, इसके पीछे रीजन यही है कि उस वायर में से वो इलेक्ट्रॉन जो हैं वो मूव कर रहे हैं, वो इलेक्ट्रिक जो एनर्जी है वो मूव कर रही है, और वो उसको हीट के रूप में उसको थोड़ा सा एनर्जी जो है वो वेस्ट वहां पे हो रही है, इसीलिए वो वायर है वो गर्म आपको फील होता है। ठीक है, तो इसी तरह से इस एनर्जी को बोलते हैं, ये जो इलेक्ट्रिक जो एनर्जी होती है इसको बोलते हैं मोशन ऑफ चार्जेस। ठीक है, क्योंकि ये मोशन में चलता है, एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसफर होता है, जो इलेक्ट्रिसिटी होती है वो। ठीक है, स्टैटिक इलेक्ट्रिक नहीं, जो स्टैटिक जो इलेक्ट्रिक एनर्जी है वो नहीं, ये वाली एनर्जी जो कि आपके घरों तक पहुंचती है, इलेक्ट्रिसिटी जिसको बोलते हैं। ठीक है, यहां तक समझ में आया? Yes, sir. अंजनी, समझ में आया? यस सर। सौम्या, समझ में आया? यस सर। यस सर। यहां तक कोई डाउट है तो पूछो भाई। नो Sir, no doubts. हाँ, इसमें बाकी जो चैप्टर है इसको हम कल करेंगे।